नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। सफलता सीरीज का जो है ये पार्ट है। आपको पता है सफलता सीरीज के 10 पार्ट जो है वो इससे पहले हो चुके हैं। ये 11वें नंबर का पार्ट जो है आज हम डिस्कस करेंगे सफलता सीरीज का। सफलता सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन ही हम डिस्कस करते हैं। तो 11वें नंबर का पार्ट सफलता सीरीज का आज डिस्कस होगा। जहाँ पर भी हिस्ट्री पूछी जाती है, चाहे वो पेपर 1 में पूछी जाए, पेपर 2 में पूछी जाए, चाहे वो आपके किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछी जाए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हर एक क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया जाएगा और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। अगले सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंडियन लीडर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वॉइस ऑफ इंडिया। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, हिस्ट्री के क्वेश्चन जहाँ पर भी पूछे गए होंगे न्यूज़पेपर ज़रूर पूछा जाता है। तो वॉइस ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर था। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब दादा भाई नौरोजी ने जो था ये वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो था वो स्टार्ट तो कर दिया। अगर हम न्यूज़पेपर का स्टेटस देखते हैं, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो चल रही थी तो बंगाल गैजेट ये न्यूज़पेपर सबसे पहले देखने को मिलता है। और ये 1780 में जो था वो कलकत्ता से पब्लिश हुआ था। जेम्स हिकी थे, जेम्स अगस्तन हिकी इनका नाम था। इनके कार्यकाल में जो था ये इन्होंने जो था इसको क्या किया था, रिलीज़ किया था, या यही जो था वो उसको प्रकाशित करते थे। अब देखो, जब नेशनल मूवमेंट थी तब क्या था, तब न्यूज़पेपर ही एक ऐसा माध्यम था जहां से जो था वो जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जाती थी, लोगों को अवेयर किया जाता था, अपने विचार साझा किए जाते थे। इसके लिए वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी आता है। 1878 का एक्ट होता है ये। अब 1878 का एक्ट होता है, इसका विरोध भी होता है। तो ये प्रेस एक्ट जो है वो 1882 में रिपील भी कर दिया जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलो, ये तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के बारे में हो गया। जल्दी से इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को रिवाइज करते हैं। देखो, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए थे, जैसे कि यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, ये आपने ध्यान रखने की महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो था वो केसरी न्यूज़पेपर और मराठा न्यूज़पेपर जो था वो स्टार्ट किए थे। एनी बेसेंट ने जो था वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम से जो था वो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। तो ये हमने 3 ही पर्सनैलिटीज जानी एक्स्ट्रा, इन्हीं को जानेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा। महात्मा गांधी हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, एनी बेसेंट हो गया, सभी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, उसको भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु स्टार्टेड द बंगाली वीकली अमृत बाजार पत्रिका अलॉन्ग विद मोतीलाल घोष। तो बोलते हैं कि मोतीलाल घोष के साथ जो था वो बंगाली साप्ताहिक अमृत बाजार पत्रिका किसने शुरू की थी? देखो, जो अमृत बाजार पत्रिका थी ये मोतीलाल घोष के साथ मिलकर जो था वो शिशिर कुमार घोष ने जो था वो स्टार्ट की थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो कई बार इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो था ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। कौन से ईयर में किया था? 1868 में जो था वो इन्होंने ये स्टार्ट किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल गया। अच्छा, अब कौन सी भाषा में इन्होंने स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया गया था तो बंगाली में स्टार्ट किया गया था, परंतु बाद में ये इंग्लिश में भी जो था वो स्टार्ट कर दिया गया था। ये आपने इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है। मोतीलाल घोष का एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इनके द्वारा एक पार्टी की स्थापना की गई थी, वो कौन सी पार्टी थी? वो थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो था वो 1923 में इलाहाबाद में जो था वो मोतीलाल घोष ने CR दास, चितरंजन दास के साथ मिलकर जो था वो स्टार्ट की थी। तो ये भी आप ध्यान रखें कि कब की थी, 1923 में की थी। पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। CR दास के साथ मिलकर मोतीलाल घोष ने जो था वो स्टार्ट की थी। और न्यूज़पेपर तो आपने ये जान लिया जो वीकली एडिशन इनके द्वारा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन 1924 वॉज फाउंडेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। बोलते हैं कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो था वो 1924 में फाउंड की गई थी। किसके द्वारा इनमें से फाउंड की गई थी? 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो था वो BR अम्बेडकर जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। BR अम्बेडकर जी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो जानते हैं। HS में ही शायद क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनका जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये पूछा गया था। तो पहले तो जानिए कब हुआ था। 1891 में जो था वो इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो था वो मोहो में हुआ था, MHOW, ये मध्य प्रदेश में जो है वो पड़ता है। तो मोहो में इनका जन्म हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। और 1924 में इनके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो था वो स्थापना की गई थी। इनके द्वारा जो था वो महंत सत्याग्रह भी चलाया गया था। महंत सत्याग्रह इनके द्वारा 1927 में जो था वो चलाया गया था। कब? 1927 में चलाया गया था। इनके द्वारा और क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट काम किए गए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो इनके द्वारा जर्नल चलाए गए थे, जैसे कि मूक नायक इनके द्वारा चलाया गया था।
एक जनाता इनके द्वारा चलाया गया था। और बहिष्कृत हितकारिणी ये भी जो था वो एक जर्नल ही था, ये भी इनके द्वारा चलाया गया था। और इनके द्वारा जो था पूना पैक्ट पर 1932 को हस्ताक्षर किए गए थे। 1932 को पूना पैक्ट पर इन्होंने महात्मा गांधी के साथ जो था वो हस्ताक्षर किए थे। और उसमें जो था वो जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको अलग से इलेक्टोरेट देने का उनको बात कही गई थी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इनके द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो था वो फॉर्म की गई थी 1936 में। जहाँ पर इनकी समाधि है उस समाधि को जो है वो चैत्य भूमि के नाम से जो है वो जाना जाता है। सबसे पहले लॉ मिनिस्टर जो था ये रहे थे इंडिया के, ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे। इनको क्या कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड मिल चुका है, तो इनको भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। 1990 में जो था वो मरणोपरांत इनको ये अवार्ड मिला था। ये आपने सारे क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये बहुत बार आप पढ़ते हैं कि 1930 में जो था वो स्टार्ट हुआ था, परंतु 1930 में जो था वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था, अगर ये पूछ लिया जाए तो शायद कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो 1930 में जो था ये साबरमती से जो था वो स्टार्ट किया गया था। साबरमती ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब साबरमती से इसको स्टार्ट किया गया था। 1930 में ही जो था दांडी मार्च भी स्टार्ट हुई थी। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 के बीच में जो था ये दांडी मार्च चली थी, ये आपने ध्यान रखना है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का बाद में चलकर क्या बनता है, देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव देखने को तो अलग अलग इलाकों में देखने को मिलता है। जैसे कि धराशना था, धराशना एक जगह का नाम है, यहाँ पर भी जो था उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो दांडी मार्च चला था इसके साथ ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु बाद में इसको ना वापस ले लिया गया, बाद में इसको जो था समाप्त कर दिया गया। ये भी कह सकते हैं 1934 में जो था वो इसको एंड कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपने सारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में ध्यान रखना है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साबरमती से जो था वो स्टार्ट हुआ था। और इसी के दौरान देखने को मिलता है 1930 में जो था वो दांडी मार्च भी स्टार्ट होती है। 1930 में ही जो था वो फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको हिंदी में गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है वो भी हुआ था। 1930 में ये 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ था और 10 जनवरी 1931 तक ये चला था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और 1931 में फिर गांधी इरविन समझौता भी होता है 1931 में, ये आपने ध्यान रखना है। तो बहुत चीज़ें हमने जान ली, दांडी मार्च हमने जान लिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने जान ली, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने जान लिया, और गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 1931 में वो भी हमने जान ली। तो इतनी चीज़ें रिवाइज करने के लिए एक बार में काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन इंडिया। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसके संस्थापक जो था वो कौन थे। अगर हम बात करें रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की तो इसके संस्थापक जो था वो M.N. रॉय थे। कौन थे जी, M.N. रॉय। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब इनके द्वारा क्या क्या किया गया था M.N. रॉय जी के द्वारा, वो हम जान लेते हैं। इनका नाम आप कहाँ पर एग्जाम में पढ़ते हैं। इनके द्वारा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी ताशकंद में 1920 में, उसकी स्थापना भी M.N. रॉय जी के द्वारा की गई थी। M.N. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, ताशकंद में की, 1920 में की। इनके द्वारा एक मैनिफेस्टो लिखा गया था जिसका नाम था न्यू ह्यूमनिज्म करके इन्होंने मैनिफेस्टो लिखा। अगर फर्स्ट टाइम हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के आइडिया की बात करते हैं कि किसके द्वारा ये आइडिया फॉरवर्ड किया गया था सबसे पहली बार, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो आइडिया था वो सबसे पहली बार M.N. रॉय के द्वारा ही जो था 1934 में फॉरवर्ड किया गया था। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आप बहुत बार पढ़ते हैं तो इसका आइडिया इनके द्वारा ही फॉरवर्ड किया गया। तो ये तो इनके बारे में बेसिक जान लिया। एक बात तो आपने सोची होगी, अगर नहीं सोची है तो अब सोचिए कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इसकी स्थापना कब की गई होगी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1939 में। 1939 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हो गई, परंतु बाद में चलकर इसको डिसॉल्व भी कर दिया गया। डिसॉल्व कभी ये हुई, ये 1948 में इसको डिसॉल्व जो था वो कर दिया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है। 1939 में ये चली, 1948 में जो था ये डिसॉल्व हो गई। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिल रहे हैं यहाँ से, सुनने को मिल रहे हैं यहाँ से, इन क्वेश्चंस को आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके अगर आपने पहले नहीं पढ़े हैं कहीं पर भी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग लेड साराबंदी, जो कि नो टैक्स कैंपेन था इन 1922। तो बोलते हैं कि किसने जो था वो 1922 में साराबंदी अभियान का नेतृत्व किया था। साराबंदी ये एक नो टैक्स कैंपेन था।
अगर हम बात करते हैं कि इसको जो था वो किसने जो था वो इसको को चलाया था कैंपेन को, तो ये जो था वो लीड किया गया था किसके द्वारा, वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है, वल्लभ भाई पटेल जी ने कर दिया। ठीक है, सही बात हो गई। अब वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप क्या क्या याद रखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन इनके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, पटेल जी ने जो था वो 1931 का जो कराची सेशन था, इन्होंने ये प्रिजाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 का सेशन कहाँ पर हुआ था, ये कराची में हुआ था। और किसने इसको प्रिजाइड किया था, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको प्रिजाइड किया था। वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ही जो था एक सत्याग्रह चलाया गया था जिसका नाम था बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह जो था ये इन्होंने लीड किया था, ये आपने ध्यान रखना है। और बरदौली सत्याग्रह कौन से ईयर में हुआ था, ये 1928 में जो था वो हुआ था। तो 1928 का बरदौली सत्याग्रह आपने ध्यान रखना है। 1931 का कराची सेशन ध्यान रखना है। 1922 का साराबंदी अभियान ध्यान रखना है। पटेल जी की तुलना किसके द्वारा की जाती है, किसके साथ की जाती है, तो बिस्मार्क के साथ इनकी तुलना की जाती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी जो है वो कहा जाता है। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ये पटेल जी को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो गया, इन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन जो यहाँ से बने उन सभी को आप नोट डाउन करें और याद रखें। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वैकोम सत्याग्रह। तो वैकोम सत्याग्रह के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट दी गई हैं हमारे पास, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोलते हैं वैकोम सत्याग्रह वॉज लेड बाय सी राजागोपालाचारी, कि वैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व सी राजागोपालाचारी ने किया था। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं इट वॉज स्टार्टेड इन केरला एंड डिमांडेड द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू टेम्पल टू अनटचेबल्स। तो बोलते हैं कि ये केरल में शुरू की गई थी और इसमें डिमांड रखी गई थी कि अछूतों के लिए हिंदू मंदिर जो है वो खोल दिए जाएं, ये मांग इसमें की गई थी। कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो अगर आप स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो ये सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा लीड नहीं किया गया था, पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये मूवमेंट जो था वो केरला में स्टार्ट हुई थी और इसमें डिमांड की गई थी जो अनटचेबल हैं उनके लिए जो है वो हिंदू टेम्पल खोल दिए जाएं। तो ऑप्शन बी ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो ये मूवमेंट जो था वो केरला में ही स्टार्ट हुई थी, परंतु इसमें अलग अलग लीडर थे। इसमें कौन कौन से लीडर थे, इसमें टी.के. माधवन थे एक, के.पी. केशव मेनन थे एक, और जॉर्ज जोसेफ थे। ये जो था वो मुख्य रूप से इसको लीड कर रहे थे और गांधी जी ने जो था वो इसमें बड़ा अहम योगदान जो था वो निभाया था। इनके एडवाइस पर ही जो था वो केरला में ये मूवमेंट चलाया गया था। उस टाइम तो स्थिति इतनी पैथेटिक थी कि उस टाइम क्या होता था, उस टाइम जैसे मंदिर का कोई रास्ता है ना तो अनटचेबल वहाँ से होकर भी नहीं गुजर सकते, तो रास्ते भी खुलवाने की मांग की गई थी, मंदिरों में जाने की मांग की गई थी। तो ये सारी डिमांड जो था वो वहाँ पर रखी गई थी वैकोम सत्याग्रह के माध्यम से। तो ये टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन और जॉर्ज जोसेफ के द्वारा महात्मा गांधी जी की एडवाइस पर स्टार्ट किया गया मूवमेंट है। अच्छा, अब ये कौन से ईयर का मूवमेंट है, ये तो आपने जाना ही नहीं। तो ये जो है 1924 का ये मूवमेंट है। 1924 में जो था इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी आप कह सकते हैं। अब सी राजगोपालाचारी का नाम आपने यहाँ पर पढ़ा, तो सी राजगोपालाचारी ने भी इस तरह का कार्य किया था, परंतु इन्होंने 1938 में किया था और इन्होंने भी सिमिलर ही स्टेप जो था वो लिए थे। कहाँ पर लिए थे, इन्होंने मद्रास में जो था वो लिए थे। तो ये सी राजगोपालाचारी जी का फैक्ट भी क्लियर हो गया, बाकी हमने डिटेल से जान लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं द कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि कांग्रेस की जो सोशलिस्टिक पार्टी है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो बोलते हैं कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी जो था ये स्थापित की गई थी 1934 में। कौन से ईयर में, 1934 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनाई गई, तो 1934 में बनाई गई। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, आपने इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है कि ये पार्टी कहाँ पर फॉर्म की गई थी। ये पार्टी जो था वो पटना में फॉर्म की गई थी। कहाँ पर, पटना में फॉर्म की गई थी 1934 में। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि किसकी चेयरमैनशिप में जो था वो पार्टी फॉर्म हुई थी, तो नरेंद्र देव की चेयरमैनशिप में जो था ये पार्टी फॉर्म हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। जो जयप्रकाश नारायण आप पढ़ते हैं वो इसके सेक्रेटरी थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो आपने बेसिक सा कॉन्सेप्ट जाना कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी के बारे में। 1934 में और क्या हुआ था, 1934 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बम्बई में जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी ध्यान रखें।
और 1934 में ही जो था वो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था उसको भी वापस ले लिया गया था। 1934 से पहले 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड आता है जिसमें फूट डालो और राज करो की नीति जो था वो अपनाई गई। 1932 में ही जो था वो पूना पैक्ट जो है वो आता है। और 1931 में जो था वो कराची में सेशन होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। ये 1934 से पहले हो गया। 1934 के बाद इम्पोर्टेंट क्या होता है, 1934 के बाद जो था वो इम्पोर्टेंट ये होता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जो था वो 1938 में हरिपुरा में जो है जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है वो बनते हैं। दूसरी बार फिर से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने 1939 में। वो सेशन त्रिपुरी में जो था वो हुआ था, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जो है वो पड़ता है। परंतु कारणवश जो था वो क्या हुआ था, लड़ाई इनकी हो गई थी बीच में कि कुछ लोग चाहते थे कि पट्टा भी सीतारामैया को बनाया जाए और कुछ लोग चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाए। महात्मा गांधी की ओर से पट्टा भाई सीतारामैया चले गए थे खड़े होकर। तो फिर उसके बीच में इन्होंने बीच में रिज़ाइन इनको करना पड़ा था और उसके बाद जो था वो सेशन जो था वो राजेंद्र प्रसाद के पास चला गया था। ये आपने बेसिक बातें यहाँ से ध्यान रख लेनी है, जो ऑनवर्ड हुआ था और उससे पहले जो हुआ था और बाद में जो हुआ था वो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस। बोस जी के बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कि इनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 का 1939 का थोड़ा सा सेशन जो था वो प्रिजाइड किया गया। क्या इनके द्वारा कोई बुक भी जो है वो लिखी गई है, तो बिल्कुल सही बात है, इनके द्वारा जो है वो बुक भी लिखी गई है। इनके द्वारा द इंडियन स्ट्रगल करके जो है वो बुक लिखी गई है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। अब चलो ठीक है, इंडियन स्ट्रगल करके ये जो किताब है ये बोस जी ने लिखी है, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। यहाँ पर ना कुछ और किताबें भी जो है ऑप्शन में दी गई हैं, जैसे कि हिंद स्वराज किताब हो गया, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। किसने, महात्मा गांधी जी ने ये लिखी थी। यहाँ पर एक और किताब दी गई है ऑटोबायोग्राफियल। तो ऑटोबायोग्राफियल किसने लिखी थी, तो ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा जो था वो कार्य किया गया था इसके ऊपर, ऑटोग्राफियल के ऊपर, ये आपने ध्यान रखना है। अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग जो था वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये जो था ये लिखी गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम हो गए जो आपने इन ऑप्शन से रिलेटेड ध्यान रखना है। चारों के चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। अब देखो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ना इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी जो था वो उस बार पास की गई थी। इन्होंने जो था वो चौथा रैंक उस टाइम हासिल किया था, परंतु बाद में चलकर इन्होंने यहाँ से 1921 में जो था वो रिज़ाइन यहाँ से दे दिया था। ये मेयर भी बने 1923 में कलकत्ता के। ये अपने कार्यकाल के दौरान हिटलर के साथ भी जो था वो मिले थे, परंतु किसी और नाम के साथ मिले थे। इन्होंने अपना नाम चेंज किया था। इनका नाम उस टाइम था ऑरलैंडो मजोटा, ऑरलैंडो मजोटा नाम से जो था ये हिटलर के साथ मिले थे। ये उस टाइम जापान के प्राइम मिनिस्टर टोजो हुआ करते थे, टोजो के साथ भी ये मिले थे। टोजो के साथ भी ये किसी और नाम से मिले थे। ये इन्होंने ऐसे ही पोसीडो नाम बनाए होते थे ताकि इनके असली आइडेंटिटी किसको पता ना चले। तो टोजो के साथ ये अबीद हुसैन नाम से जो था वो मिले थे। और फिर 1943 में जो था सुभाष चंद्र बोस ने जो था ये एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्री इंडिया के लिए जो था इसकी सिंगापुर में जो था वो इन्होंने स्थापना की थी। और इन्होंने नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये नारा इनके द्वारा माल्या में जो था वो दिया गया था। 1943 में जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो जापानीज आर्मी के द्वारा जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी को जो है वो दे दिया जाता है और उसका नाम भी फिर चेंज कर दिया जाता है। उसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम से जो है वो रखा जाता है। माना जाता है कि 1945 में एक एयर क्रैश हुआ था जिसमें इनका देहांत हो गया था। हालांकि कुछ मानते हैं कि ये उसमें नहीं मारे गए थे, जिंदा इनको माना जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इनके बारे में बेसिक बता दिए मैंने, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था वो स्टार्टिंग में ही डिस्कस हो गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1830। तो बोलते हैं कि चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले कथन में बोलते हैं द एक्ट रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिविलेजेस फॉर अनदर 20 ईयर, कि इस अधिनियम ने जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकारों को जो था वो अगले 20 वर्षों के लिए जो था वो रिन्यू कर दिया था। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं द एक्ट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, कि इस एक्ट ने जो था वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की का जो था एक अधिकार, यानी कि जिसकी मोनोपोली यहाँ पर थी उसको समाप्त कर दिया था।
हम सबसे पहले पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो क्या इस अधिनियम ने जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो विशेषाधिकार थे, जो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे, उनको अगले 20 वर्षों के लिए रिन्यू कर दिया था? तो बिल्कुल सही बात है, इस एक्ट ने रिन्यू कर दिया था। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि चार्टर एक्ट ने जो था वो इंडिया के साथ जो था वो इंडिया जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो एंड हो गई थी। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या हुआ था इस एक्ट में? इस एक्ट में जो था वो कंपनी ने जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार जो था और चाय के ऊपर जो इनका एक अधिकार था ना, उसको भी जो था वो समाप्त कर दिया था। ये हुआ था। तो इंडिया के साथ नहीं हुआ था, चाइना के साथ हुआ था। इस हिसाब से जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, टू स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है ये आपको पता चल गया, क्योंकि इसने क्या किया था, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद चाइना जो था वो ख़त्म की थी। और इसी एक्ट के माध्यम से देखने को मिलता है कि बंगाल के गवर्नर जो हैं अब पूरे भारत के गवर्नर जनरल जो हैं वो बन जाते हैं। और सबसे पहले कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो बने थे, जो भारत के पहले नंबर के गवर्नर जनरल थे। ये आपने ध्यान रखना है। विलियम बेंटिक का अगर हम कार्यकाल देखते हैं तो विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 में स्टार्ट हो गया था। जब 1828 में स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम ये बंगाल के गवर्नर होते थे। बीच में ये 1833 का एक्ट आता है, चार्टर एक्ट, तो और इनको जो है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया जाता है। विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक जो है वो रहता है। 1835 तक इनका कार्यकाल रहता है। इनके कार्यकाल के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई थी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, सती प्रथा के खिलाफ जो था वो कानून बना था। तो सती प्रथा को एबोलिश कर दिया गया था इनके कार्यकाल के दौरान। कब किया गया था? 1829 में जो था वो किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1833 में जो था वो एक पहला जो मेडिकल कॉलेज था कलकत्ता में, उसकी स्थापना की गई थी 1833 में। ये भी आपने ध्यान रखना है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ठगी जैसी प्रथाएं भी जो था वो समाप्त कर दी गई थी। और ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने इनके बारे में जान ली कि क्या क्या हुआ था। मोनोपोली जो चार्टर एक्ट के तहत थी वो चाइना के साथ ख़त्म हुई थी। जो 1833 का एक्ट था उसने 20 सालों के लिए जो प्रिविलेजेस थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उनको एक्सटेंड कर दिया था, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि रिन्यू जो था वो कर दिया था। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन का नेता नहीं था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ये हमने पार्ट 10 में जो था वो डिस्कस किया था, सफलता सीरीज के भाग 10 में डिस्कस किया था। अगर वो पार्ट देखा होगा तब आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। तो जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। टेलीग्राम पर क्यूजीज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यूजीज प्रैक्टिस करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है। क्वेश्चन आपने देख लिया कि इनमें से खिलाफत मूवमेंट का लीडर कौन सा नहीं है। नहीं जब आपसे पूछा गया है तो बड़े ध्यान से, जिन्होंने तो पार्ट 10 देखा होगा, बढ़िया से देखा होगा, उनको बड़ा आसान लगेगा। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।